नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 2 साल मोदी सरकार में। हम अक्सर टीवी चैनलों पर सुनते और अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि देश पिछले 2 सालों से विकास की एक नई रफ्तार पर निकल चुका है। लेकिन ऐसा है तो क्यों है, और इसका एक कारण बताया जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की विविधता और इसकी शक्ति है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जिस देश में 77% आबादी किसी न किसी तरह गांव से जुड़ी हो, वहां विकास की इस रफ्तार में अनदेखा करने का इसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसलिए मौजूदा केंद्र सरकार ने शुरू में अपना फोकस इसी पे रखा है, इसी पे केंद्रित किया है। पिछला बजट इसका गवाह भी है, जिसपे ग्रामीण विकास के लिए करीब 90,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है सोच के बदलाव की। तभी शायद प्रधानमंत्री कहते हैं कि आखिर क्यों शहरों और गांव में बुनियादी फर्क हो, और इसे पाटना काफी जरूरी है। मई 2018 तक सिर्फ ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य ही नहीं है, बल्कि ये बिजली चाहे अपने संसाधन पैदा करने की शक्ति भी देगी, और इसके अलावा डिजिटल साक्षरता और पहुंच ये सुनिश्चित करेगा कि गांव में बसने वाला देश ग्राम उदय से भारत उदय तक का सफर भी तय कर सकता है। और इस सफर में कौन कौन से वो महत्वपूर्ण टूल्स होंगे या महत्वपूर्ण या कहें कि योजनाएं होंगी, इस पे अगर नजर डालें तो हम सबसे पहले नाम ले सकते हैं आदर्श ग्राम योजना का, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी इसमें हम नाम ले सकते हैं, और इसके अलावा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का भी नाम ले सकते हैं। इन तमाम जो पूरी योजनाओं की सूची है, इस पे हम नजर डालेंगे। और लेकिन हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं ए.के. भट्टाचार्य जी, जो संपादक है बिजनेस स्टैंडर्ड के। हमारे साथ तजाबुल हक साहब हैं, जो जाने माने कृषि अर्थशास्त्री है। और जो हम बात कर रहे थे कि आखिर जो ग्राम उदय से भारत उदय का जो सपना, आखिर वो किन टूल्स या औजारों के जरिए होगा, तो ये वो योजनाएं हैं। आदर्श ग्राम योजना है, इसके अलावा हम नाम ले सकते हैं इन योजनाओं की श्रृंखला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम ले सकते हैं। काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और लक्ष्य भी काफी महत्वाकांक्षी है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की बात कर सकते हैं, जिसके तहत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जरूर जिक्र करना पड़ेगा, जो सबको जो है आवास देगी। इसके अलावा मनरेगा की काफी चर्चा होती रही है। इसके अलावा जो रोजगार देने वाली जो तमाम कोशिशें हैं उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की चर्चा जरूर यहां पे होगी। और इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा दे ऐसे योजनाओं की बात करें तो सामाजिक पेंशन कार्यक्रम पर भी सबकी नजर है, तमाम उपलब्धियां भी इसके हैं। इसके वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम भी काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है ग्रामीण कृषि के नजरिए से देखा जाए। लेकिन जो खाई है वो पटेगी डिजिटल साक्षरता मिशन के जरिए, और इसके अलावा जो गांव और शहरों के बीच का जो सफर है वो पूरा होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन के जरिए। तो ये जो प्रमुख 10 कार्यक्रमों की सूची हमने दी है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के जरिए जो एक सपना देखा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो ग्रामीण जो पूरी व्यवस्था है वो जो है आगे बढ़े। और ए.के. भट्टाचार्य जी, अगर मैं शुरू करना चाहूं, और सबसे पहले हमने नाम लिया आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत, और जो तस्वीर खींची गई थी कि 2019 तक 3 गांव इसके तहत जो है हर सांसद इसको जो है विकसित करेगा। अभी तक का क्या कैसे सफर आप देखते हैं, किस तरह से ये चल रहा है? देखिए, अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने आई हैं, ये स्कीम तो काफी एक एम्बिशियस स्कीम थी, बड़ा अच्छा आइडिया, महत्वाकांक्षी स्कीम था, एम्बिशियस स्कीम था। पर इसका जो रूपायन जिसे कहते हैं हम, उसमें काफी कमियां नजर आ रही हैं, क्योंकि काफी एमपीज को जो उन्होंने आह्वान किया था ये ग्राम को अपनाने के लिए, आंकड़ों में नजर आ रही है कि ये ज्यादा अडॉप्ट नहीं हुआ है। मतलब यानी तो इसमें अभी काम पहल करनी है, काफी काम बाकी है। तो आइडिया अच्छा है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन का जो इम्पैक्ट होगा वो किस तरह से आएगा, कब आएगा, कितना देर लगेगा, वो उसमें अभी कुछ शंका का अवकाश है। कोशिशें हुई हैं, जो इसमें सफलता की हमारी कहानियां हैं, वो ये भी दिखाती है कि एक गांव ने एक मॉडल का रूप ले लिया है। जरूर, आइडिया तो मैंने कहा कि अच्छा है कि कहीं कहीं ये आप मॉडल गांव देखेंगे, पर मुझे लगता है कि हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था जो है उसका एक बहुत एक मौलिक
सुधार, मौलिक रिफॉर्म्स, फंडामेंटल रिफॉर्म्स चाहिए। और वो प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लिकेट हो गई है क्योंकि पिछले 2 साल की जो डेफिशिएंट मानसून रही है और इस वक्त जो देश में 55% देश में जो ड्राउट सिचुएशन है, तो एग्रीकल्चर जो चैलेंज जो है वो सिर्फ एक मॉडल गांव को अडॉप्ट करने में नहीं सुधरेगा, पर एक मौलिक सुधार के से मुझे लगता है होगा। बिल्कुल। आपको लगता है इसमें एक फंडिंग की जो बात थी उसको लेकर जो है काफी ज्यादा चर्चा रही है? फंड्स मेरे ख्याल से कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट तो आज के दिन में काफी लिबरल है, किसी भी स्कीम्स में फंड्स के लिए कहते कोई कॉन्स्टेंट नहीं होगा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों में। अब जो भी प्री स्कीम्स आपने देखा होगा, बिल्कुल ये सारे नए स्कीम्स हैं और एटलीस्ट रीओरिएंटेड हैं। जैसे अपने इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, सिंचाई की बात करें, सिंचाई में आपने कहा कि 28 मिलियन हेक्टेयर्स अगले 2 साल में एडिशनल एरिया इरिगेटेड होगा। उसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का इम्पैक्ट रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पड़ेगा और इरिगेशन में भी पड़ेगा। तीसरा आपने देखा होगा डिजिटल लिटरेसी, एक इंफॉर्मेशन का जो गैप होता है, एक बहुत बड़ा गैप होता है लोगों को अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स की बात कही गई जिसका इम्पैक्ट सीधा पड़ेगा अगर, लेकिन यह है कि इन चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसमें अभी 2 साल में चहल पहल करके कुछ लॉन्च किया गया, रिओरिएंट किया गया, मनरेगा को रिओरिएंट किया गया, देखा होगा आपने, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जी बिल्कुल। और हम अलग अलग योजनाओं की बात कर रहे हैं और इसमें अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, जिसके तहत जो लक्ष्य था कि तमाम जो रिहायशी इलाके हैं उन तक पहुंच हो, ग्रामीण जो रिहायशी इलाके उन तक पहुंच हो। और आंकड़ा ये भी कहता है कि जिस तरह से अब इसमें कई सारे कंपोनेंट जोड़ दिए गए हैं, इसमें प्लांटेशन का कंपोनेंट जोड़ दिया गया है। जो एक बड़ा लक्ष्य था, आपको लगता है 2022 तक था, उसको घटा के फिर 2019 तक किया गया। आपको लगता है ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये आपने जितने जो योजनाएं आपने जो लिस्ट की हैं, मुझे लगता है कि ये जो योजना जो है वो आप भारत और इंडिया को जोड़ने में काफी सक्षम होगा, क्योंकि एक ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जो रूरल रोड्स, जिसके ऊपर काम काफी शुरू हो गया है और जो हमारे जो मंत्री जो हैं वो भी काफी एनर्जेटिक हैं इस मामले में। और देखिए, सारे इंटरनेशनल स्टडीज, डोमेस्टिक स्टडीज ये बताते हैं हमें कि अगर गांव में एक सड़क बन जाए अच्छी तरह, तो सड़क के पास रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो वो बेनिफिट जो होती है और जो दूर रहते हैं और उनकी बेनिफिट्स उनसे कम ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि जो सड़क का जो इम्पैक्ट होता है देश की अर्थनीति में और जो लोग रहने वाले उनकी अर्थनीति में, उनकी डिमांड में, उनकी सप्लाईज में, उनकी इकोनॉमिक वेलबींग के ऊपर, तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रोग्राम ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे आपने कहा कि 2022 से उनको एडवांस कर दिया गया है 2019 तक, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ठोस कदम है और इससे ये रोजगार के अवसर भी, ये रोजगार के अवसर भी करेंगे। और ये है कि ये नहीं है कि ये नरेगा के अंडर को जौन सा मुर्जी एक गांव में एक सड़क बना दें। ये एक बड़ी अच्छी सड़क, और जोर इस पे दिया गया है कि ऑल वेदर रोड, जिससे कि एक बरसात के बाद वो सड़क धुल न जाए। तो हमने ये देखा कि हमारे बहुत गांव ऐसे हैं कि जैसे हर साल सड़क बनती है और दूसरे साल वो सड़क धुल जाती है। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि ये जो योजना है, ये अगर ऑल वेदर रोड्स बना सके तो हमारी एक गांव को और गंजों को और शहर को ये अगर एक कनेक्ट कर सके तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक, और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल, रूरल डिमांड तरह काम करेगी। एग्जैक्टली। ये इंडिया, अर्बन इंडिया एंड रूरल इंडिया का एक कनेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल। एक लेकिन इसमें एक चिंता की बात अगर तजामुल हक साहब आपसे जानना चाहें कि इसमें जो सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी है राज्य सरकार की है, और हालांकि केंद्र सरकार भी उसमें अपनी आर्थिक भागीदारी करता है, ये एक कैसा क्षेत्र है जहां पे आपको लगता है कि राज्य सरकार की अपनी एफिशिएंसी क्या है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज क्या है, ये वहां रास्ते में आ जाती है? प्रायोरिटी जाएंगे, क्योंकि इसके बिना चलेगा ही नहीं, देश चल ही नहीं पाएगा। जैसे ऑल वेदर रोड्स अगर हो तो सारे एक्टिविटीज बढ़ते हैं। डेवलपमेंट का शुरुआत वही से होता है एक्चुअली, रोड से, इलेक्ट्रिसिटी से और मार्केट से। 3-4 चीजें जो इन्होंने पहल किया अभी, ये 3-4 चीज अगर ढंग से हो गया तो अर्बन में गैप कोई रहेगा ही नहीं और डेवलपमेंट का एक रास्ता खुलेगा और काफी स्पीड से रास्ता मतलब चलेगा डेवलपमेंट की गति जो है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब स्टेट गवर्नमेंट का तो रोल है, स्टेट गवर्नमेंट
स्टेट हाईवेज है, लोकल रोड्स है, पंचायत का रोड्स है, वो सारे में पंचायत का भी रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, नेशनल हाईवेज वगैरह है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। तो सभी लोगों का अगर तालमेल हो और उसकी कोशिश भी है, मैं तो कई बार गडकरी जी से सुनते रहता हूँ, तो वो जिस तरह से पहल करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी तालमेल बना के, तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और मुझे भरोसा है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी लाइन पे आएंगे, क्योंकि इसके बिना वो टिक नहीं पाएंगे। डेवलपमेंट ही आज के दिन में ये उनकी अर्थव्यवस्था के लिए, उनके विकास के लिए मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा तजमुल साहब के वहां से कि दैट आपने कहा राज्यों को उनके दायित्व दिया गया है, इसका एक बहुत बड़ा हमारी इस देश के इस सरकार का जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो राज्य उनकी उन सड़कों की अच्छी देखभाल करेगा, मेंटेनेंस अच्छी करेगा, वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा राज्य माना जाएगा और उससे उसकी जो अर्थव्यवस्था को ज्यादा सुविधा मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अच्छा राज्य जो होगा उस सड़कों को ज्यादा अच्छी देखभाल करेगा। बिल्कुल। तो इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में बदल जा सकता है, वो देश के लिए अच्छा है। जी बिल्कुल। तो जिस लक्ष्य की मैं बात कर रहा था वो लक्ष्य ये कहता है कि जो 500 लोगों की आबादी वाली जो पूरा जो एरिया था उसे अब जो 2019 तक पूरी तरह जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो बड़े लक्ष्य है कि 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी और 5 लाख तालाब और कुओं का निर्माण होगा, यानी जो जल की व्यवस्था है वो यहां पे पूरी होगी। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2019 तक सभी बस्तियों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ घरों का निर्माण होगा। एक बड़ा आंकड़ा है और ये बड़ा आंकड़ा है और एक महत्वाकांक्षी आंकड़ा भी से कह सकते हैं। और देखना यही है कि जिस तरह से सफर चल रहा है वो कैसे जाता है और अब क्या उम्मीदें हम कर सकते हैं। तजामुल हक साहब, एक जो बड़ी बात जो अब हमने बड़े लक्ष्यों की बात की, उसमें एक लक्ष्य ये कहा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा जो अभी जितना किसान कमाता है वो दोगुनी हो जाएगी। और उसमें एक बात ये भी कि सिर्फ खेती नहीं, उसमें अलग अलग चीजें भी कंपोनेंट्स होंगे। कैसे इसे हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल। एक तो है कि मेन क्रॉप प्रोडक्शन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो डाइवर्सिफिकेशन वैल्यू एडिशन वगैरह होगा, खास करके देखिए 2-3 चीज ऐसी कही गई इसमें। एक तो इरिगेशन का इम्पैक्ट पड़ता ही है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। फिर इरिगेशन यूज एफिशिएंसी की बात कही जा रही है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन करके हर एक बूंद वाटर को अच्छे बेटर क्रॉप के लिए यूज करिए। तो उस सारी चीजों का असर पड़ेगा कॉस्ट को घटाने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। दूसरी बात है कि मार्केट की जहां सुविधा होगी, अभी सारे मार्केट को यूनिफाइड वे में ई मार्केटिंग की बातें हो रही है स्पॉट वे में। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरह की फैसिलिटीज किसानों को मिलेंगे तो उनका इनकम में वृद्धि होगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन इसको सही तरीके से करने में भी थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह डेवलप करना पड़ेगा मार्केट से। चाहे 5 लाख जलाशयों या वाटर बॉडीज का निर्माण हो या फिर सिंचाई के लिए 30,000 करोड़ इस बजट में भी दिए गए, तो ये ज्यादा है। उसमें मदद करोड़ तो एक नॉमिनल है, बाकी अगर सारी चीजों को आप इंक्लूड करें तो उससे ज्यादा पड़ेगा, 50,000 से भी ज्यादा करोड़ पड़ेगा। और 28 मिलियन हेक्टेयर 28.5 मिलियन हेक्टेयर एडिशनल इरिगेशन का प्रबंध अगले 2 साल में होना है। तो वो अगर हो गया तो आपको मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। भट्टाचार्य साहब, मैं अगर ग्रामीण विद्युतीकरण की तरफ बढ़ूं, इससे काफी उम्मीदें और एक नई चीज जो हमें देश में देखने को मिली है कि लक्ष्य पहले तय है कि इस योजना के जरिए इस तारीख तक हम लक्ष्य पालेंगे, 1 मई 2018 तक सारा हो जाएगा। अभी तक के आंकड़े ये बताते हैं कि 40% जो गांव में है, जो लक्ष्य बनाए गए थे, वहां विद्युतीकरण हो गया है। आपको लगता है कि ये 40% का आंकड़ा हमें आश्वस्त करने के लिए काफी है इस वक्त? देखिए, आपने एक आंकड़ा दिया, मैं आपको दूसरा आंकड़ा दूंगा। सरकार का मानना यह है कि अगले 2 साल में अगर 65,000 जो गांव जो हैं वो गैर विद्युत हैं, उनके पास विद्युत नहीं है, ठीक है, वो 65,000 गांव को अगर सरकार इलेक्ट्रीफाई कर सके तो मेरे ख्याल से सरकार का जो लक्ष्य जो है कि सारे भारतवर्ष में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रिक की कमी होगी। ठीक है। ये तो बात है कि 68-69 साल आजादी के बाद भी अगर हमारे पास कोई ऐसे गांव हैं जहां पे विद्युत नहीं है, बिल्कुल, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। और सरकार एक बात भी सुनिश्चित कर रही है कि सिर्फ वहां पे खंबे नहीं पहुंचेंगे, तार नहीं पहुंचेगा, बल्कि बिजली भी 24 घंटा पहुंचेगी। सही बात है, सही बात जी। ये देखिए, इसका एक कड़ी आपने जैसे कहा कि एक कमिटमेंट की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो टारगेट है ये अचीवेबल है
ये रूपायन हो सकता है ये इस योजना का, इसमें कोई बात नहीं और जरूरी है ये। ठीक है, एक इसमें लेकिन एक बिंदु मैं तजामुल आपसे जानना चाहूंगा कि राज्यों का, फिर यहाँ राज्यों की बात आती है, राज्यों की जो अपनी बिजली जो कंपनियां, जो उनके अपने जो प्राधिकरण हैं और उनके साथ सरकार बहुत उनको मदद करने की कोशिश कर रही है। 18 राज्यों के साथ एक समझौता भी हुआ है। आपको लगता है ये कितना बड़ा अंतर या फर्क या एक तत्व रहेगा यहाँ पे? नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए कोई भी स्कीम्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट की मतलब कोऑपरेशन तो चाहिए ही। और उनके क्योंकि भारी कर्ज जो है राज्यों के बिल्कुल है, लेकिन वो करेंगे, क्योंकि आज के दिन में हर एक कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक लेजिटिमेसी जब सीख करती है तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करके जब तक दिखाएंगे नहीं तो तब तक आगे कोई वोट देने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरह से मदद केंद्र सरकार मदद जिस तरह से कर रही है राज्यों के, ये जो मदद जो होनी चाहिए, मदद का एक लिंकेज चाहिए, जिससे कि जो राज्य जो बिजली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उसको ऐसे मदद दे जिससे कि ये ना रहे कि आज जो बिजली जा रही है, जो आम भारतीय जो है आम आदमी है उसे बिजली चाहिए, हालांकि ये बिजली के अंदर जो पूरी सब्सिडाइज बिजली हो, तो अगर उसे आप बिजली देंगे तो मेरे ख्याल से आप गांव-गांव में जाएंगे तो वहां पे लोग प्राइवेट सेक्टर की स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन से, बिल्कुल लोकल से वो ज्यादा बिजली का दाम दे रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सब्सिडाइज बिजली की जरूरत नहीं है, पर बिजली की अवेलेबिलिटी की जरूरत है। ठीक है, तो ये फोकस मेरे ख्याल से होना चाहिए। और आपने जो जिस स्कीम के उदय के बारे में बात की, मेरे ख्याल से उसमें एक रिफॉर्म लिंक अगर पैकेज हो तो मुझे लगता है कि इसका काफी इंपैक्ट होगा। बिल्कुल। मनरेगा और या ग्रामीण रोजगार की हम बात कर ले, तजमुल साहब आपसे अगर मैं शुरू करूं इस मुद्दे पे, मनरेगा को लेकर हमने देखा किस तरह की लगातार बातें चलती रही और जिस तरह से एक बम्पर एलोकेशन इस बार बजट पे हमने देखा है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नजरिए से जिस तरह से सरकार मनरेगा को एक नए तरह से परिभाषित करने की कोशिश कर रही। जी, मनरेगा का पूरा ही रीओरिएंटेशन हो गया, प्रायोरिटीज अलग हो गए। जैसे अभी प्रायोरिटीज में ये है कि टैंक्स क्रिएशन और पॉन्ड्स वगैरह का रिनोवेशन वगैरह, खासकर ऐसे वक्त में जब सूखे और सूखे पड़े इसका तो इस एक गेम चेंजर होगा, खासकर रेनफेड एरियाज में इस तरह की बातें अगर हुई। एक तो है, दूसरी बात है कि सूखे की स्थिति में तो गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि 100 डेज का लिमिट भी नहीं रहेगा, 150 डेज तक एम्प्लॉयमेंट आप दे सकते हैं। तो इससे बड़ा रिलीफ और क्या हो सकता है? मनरेगा के तहत अब 150 दिन तक का भी रोजगार रोज करते जरूरत पड़ने पर मिल सकता है। तो अगर उस तरह का एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो गाँव में, खास करके उस तरह का एरियाज में जहाँ सूखे की स्थिति है, और इस तरह का तालाब अगर आप नया आए और रिनोवेशन वगैरह हो टैंक्स वगैरह का, तो मेरे ख्याल से उससे काफी फर्क पड़ेगा। इरिगेशन का तो अलग से एडिशनल जो प्रबंध है वो तो हो ही रहा है। साथ साथ अगर मनरेगा को, अच्छा फिर एक और भी बात है, मनरेगा को सारे दूसरे स्कीम्स के साथ एक कन्वर्जेंस का एक प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, कि चाहे सिंचाई की योजना हो, चाहे बाकी रूरल रोड्स का हो, चाहे बाकी ये भी चल रहा है कि स्किल इंडिया है या बाकी जितने भी स्कीम्स हैं उनके साथ कैसे मनरेगा को जोड़ा जा सके। अभी तक नहीं है एक दो चीजें, लेकिन गवर्नमेंट के सोच में है कि स्किल इंडिया को भी मनरेगा के साथ जोड़ के कैसे कुछ एडिशनल ट्रेनिंग किस तरह से इस फंड्स को यूज करके दिया जाए कि डिजिटल, अरे इतने सारी चीजें हो गई भाई, अब तो उसको खाली ढंग से इंप्लीमेंट करो, देश बदल जाएगा। डिजिटल इंडिया की बात डीबीटी से भी जुड़ रहा है। इसमें एक ही शंका की बात यह है कि ये गारंटी स्कीम है, ये गारंटी स्कीम गारंटी ही रहे। बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लीजिए ये एक जॉब क्रिएशन करने की एक एजेंसी बन जाए, मुझे लगता है कि इसका जो मूल लक्ष्य से हम हट जाएंगे और शायद वही ओरिएंटेशन हुआ है। वही अगर मान लीजिए इस वक्त देश की ग्रामीण व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है ड्राउट के इम्पैक्ट से, मेरे ख्याल से नरेगा की सख्त जरूरत है। पर ये गारंटी सिस्टम होनी चाहिए, अगर जब किसान को और कोई काम मिल रहा है या किसान खेती कर रहा है तब वो नरेगा के पास नहीं आएगा। तो नरेगा एक गारंटी स्कीम है, एक जॉब क्रिएशन स्कीम नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें एक जो मुद्दा कई राज्यों से उठ के आता है कि जो मजदूरी का मामला है, नरेगा के तहत जो मजदूरी मिलती है और वहां पे इसी तरह की मजदूरी अगर दूसरे क्षेत्र में जाकर करता है तो जो मजदूरी मिलती है उसके बीच का जो फर्क है, ये मुद्दा कितना बड़ा? नहीं, देखिए अब तो उन्होंने एकदम तय कर दिया मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल होंगी, तो इसमें कोई शंका नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और मेरे ख्याल से मिनिमम वेजेस ही होनी चाहिए। इसमें कोई
दो राय नहीं है। ठीक है, कई जगह तो मिनिमम वेजेस जो मनरेगा का है वो ज्यादा है मार्केट वेज रेट से। बिल्कुल, तो ये जो एक समस्या थी अब वो भी उसका कोई नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, अगर हम रूरल हाउसिंग की तरफ बढ़े, रूरल हाउसिंग की चर्चा करें भट्टाचार्य साहब, तो जिस तरह के लक्ष्य रखे गए हैं, जिस तरह से कहा गया 2019 तक 1 करोड़ आवास बना लिए जाएंगे, और जिस तरह से आवास योजना को उसका भी ओरिएंटेशन हुआ है, इस लक्ष्य को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक सरकार का ये आप मूल लक्ष्य देखिए, सरकार क्या देख रही है इस वक्त। एक तो है कि बिजली, दूसरा है सड़क और दूसरा है आवास। अगर हम बिजली और सड़क और आवास का एक लक्ष्य, ये जो एक जिसे हम कहेंगे एक ट्रायंगल जो है, इसको कंप्लीट कर लेंगे, मेरे ख्याल से एक जो हमारी देश की जो मूल आबादी जो 125 करोड़ की आबादी है, उसको हम इस तीनों चीज के अंडर कवरेज कर लें, तो मेरे ख्याल से काफी जो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं वो एक तरफ से टैकल हो जाएंगी। पहली बात ये। और रूरल हाउसिंग से जो आपकी जो पूरी सामग्रिक अर्थनीति में जो एक डिमांड स्टिमुलस जो आएगा, क्योंकि इतने हाउसिंग बनाने के लिए बिल्कुल इसमें रॉ मटेरियल्स लगेंगे, सीमेंट इंडस्ट्री लगेंगी। सो मैंने जो पहले आपको कहा कि ये रूरल फोकस ये सिर्फ रूरल को ही बेनिफिट नहीं देगा, पूरी ये अर्बन कनेक्ट भी करेगा। हाँ। कि अर्बन इंडिया विल आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। बिल्कुल, तो पूरी अर्थव्यवस्था को ये उसके जो चक्र है वो आगे बढ़ा देगा। लेकिन इसमें एक जो बात मैं देख रहा था कि इसमें जो केंद्र और राज्य के बीच में जो राशि का अनुपात है 60-40 का है, कई कई पहाड़ी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 90-10% का है। ये कितना बड़ा मसला है? क्योंकि इसमें फिर वही बात आ जाती है कि राज्य किस तरह से अपनी भागीदारी करता है, उसके लिए वो कितना तैयार है। देखिए, राज्यों का जो रोल जो है आप इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक राज्य, हमारे देश जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें एक राज्य की एक जिम्मेवारी भी है कि वो किस तरह से अपने राज्यों के जो वासी जो हैं उनको किस तरह से उनके बिजली, सड़क और आवास की सुविधाएं प्रदान करती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सेंट्रल एक पुश होना चाहिए, उसी तरह स्टेट को भी आना चाहिए इसमें। और जो राज्य इसमें ये दायित्व संपूर्ण करने में जब असफल रहेंगे, मेरे ख्याल से इसकी इम्पैक्ट मेरे ख्याल से 5 साल बाद जब इलेक्टोरल वर्डिक्ट का समय आ जाएगा तब मालूम पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। मैं तो इसमें 2 चीजें कहूंगा। एक तो है कि अगर आप देखें पिछला इतिहास भी 10-15 साल का डेवलपमेंट का, तो इसमें ये भी देखा गया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो मेजर ड्राइवर रहा एम्प्लॉयमेंट सबसे नंबर 1 में। तो वो थोड़ा सा रिसेंटली स्लैकनिंग स्टेज में था पिछले कई सालों में। तो आप क्वेश्चन है कि अगर 1 करोड़ नया मकान आप बना रहे हैं रूरल हाउस, और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि कम से कम 250 जो उससे अलाइड जो जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनमें भी मोबाइलाइजेशन, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन होगा, इनकम ग्रोथ होगा, डिमांड जनरेशन होगा, तो इम्पैक्ट तो इसका बहुत सब्सटेंशियल होगा। दूसरी बात है कि शेल्टर लेस को अगर आप शेल्टर देते हैं तो इससे बड़ा डेवलपमेंट का इंडेक्स और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा इंडिकेटर है डेवलपमेंट का कि कोई अब हाउसलेस या होमलेस नहीं रहेंगे। और ये भी बात है कि इस कोऑर्डिनेशन के बाद जो आपने कहा उसमें भी देखिए कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अभी कर्नाटका का मैंने देखा, अभी रूरल हाउसिंग स्कीम्स बहुत अच्छा चल रहा है कई सालों से। वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले जो दिनों किया उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, और अभी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है इन्होंने भी अच्छा काम किया। इसी तरह से मार्केटिंग का जो सवाल, तो जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं टीम इंडिया, और शायद उसी की जरूरत है, चाहे जितने भी योजनाओं की हम बात कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादातर राज्य सरकारों की भूमिका होती है। एक और महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और इसकी चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्किल इंडिया से जाकर भी जुड़ता है, लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति देता है। आपको लगता है इसका किस तरह का अनुभव अभी तक है, और क्या? देखिए, इसकी ये जो आजीविका मिशन का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर काफी अभी ध्यान नहीं गया है। वो है हमारी जो एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें काफी हमें और भी जोर चाहिए। अगर आप पिछले बजट देखें, पिछले जो 2 साल की जो सारी इनिशिएटिव्स जो देखें, उसमें एजुकेशन सेक्टर में जो बुनियादी परिवर्तन और एक बुनियादी एक ढांचा क्रिएट करने की जो एक स्ट्रेस होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो एक ज्यादा एक इनिशिएटिव चाहिए। क्योंकि जब तक ना आप जो एजुकेशन सेक्टर को आप वाइब्रेंट ना बना देंगे, मेरे ख्याल से आपकी जो आजीविका जैसे योजना जैसे मिशन जैसे जो स्कीम जो है, क्योंकि आप जॉब तो क्रिएट करेंगे बिल्कुल, पर वो स्किल्ड लोग कहां से आएंगे?
वो तो मंगल ग्रह से तो नहीं आएंगे ना, वो जी तो बिल्कुल इसी हमारे देश से ही आएंगे वो। बिल्कुल तो उनके लिए जो और ट्रेनिंग के हम लिए आपको रोक रहे हैं और हम सीधे आपको लिए चलते हैं ईरान के राजधानी तेहरान, जहां प्रधानमंत्री वहां बस पहुंचने वाले और वहां पे पहुंच के और जो वहां के स्थानीय गुरुद्वारा है वहां पे वो वहां के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री तेहरान पहुंचने के बाद उनका सबसे पहला कार्यक्रम ये वहां के जो स्थानीय गुरुद्वारा है वहां के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, वहां के लोगों से शुभकामनाएं दे और ले रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण यात्रा कई मायनों में कहा जा रहा है, चाहे रणनीतिक मसलों से कहा जाए, व्यापारिक नजरिए से कहा जाए, या फिर कहा जाए जिस तरह से दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, उस नजरिए से भी प्रधानमंत्री की ये 2 दिनी यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। और इस पे हम लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दोबारा हम आपको लिए चलते हैं सीधे ईरान के राजधानी तेहरान और प्रधानमंत्री जिस तरह से वहां पे पहुंचे हैं आज, और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सूची में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शुरुआत हुई। वहां के जो स्थानीय गुरुद्वारा है वहां पे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से वो लोगों से मिल रहे थे। और एक बड़ी बात यह इस पूरी यात्रा की नजर रहेगी कि जिस तरह से अब ईरान से जिस तरह से जो प्रतिबंध वैश्विक कई प्रतिबंध लगे हुए थे, कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए थे, वो जब हटा है उसके बाद जो आर्थिक विकास है वहां से तेजी से उम्मीद होने की बात कही जा रही है, निवेश की संभावनाओं की बात कही जा रही है। और चाबहार पोर्ट जिसपे समझौता होने वाला 3 देश अफगानिस्तान, ईरान और भारत इस पे समझौता करेंगे। कहा जा रहा है ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अफगानिस्तान के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। और यहां पे भारत एक बड़ी राशि निवेश करेगा। और अब ये दृश्य देख रहे हैं तेहरान के इस गुरुद्वारे की। प्रधानमंत्री ईरान की राजधानी तेहरान में, और आज जब थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे तेहरान, उसके बाद ये उनका पहला कार्यक्रम था और वहां पे जो सिख समुदाय है उनके लोगों के साथ मुलाकात करते हुए। और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है, जिस तरह से हम लगातार आपको कह रहे हैं 2 दिनों का ये दौरा है और कहा जा रहा है कई महत्वपूर्ण समझौतों पे हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसमें आर्थिक और सामरिक कई तरह के समझौते होंगे। और अब दृश्यों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री और वहां के जो सिख समुदाय के लोग हैं, और आपको तस्वीरों में सड़क मंत्री भी आपको दिख रहे हैं, नितिन गडकरी भी आपको दिख रहे थे थोड़ी देर पहले तक। और जिस तरह से सांस्कृतिक विविधता ईरान में और उसका भी ये दृश्य जो है प्रतीक है, और ये भी दिखाता है किस तरह से ईरान के साथ भारत के संबंध रहे हैं, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, हजारों सालों के संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। और प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के पहले कार्यक्रम के तहत इस गुरुद्वारे में पहुंचे हैं और नजर होगी कि किस तरह से जब कल जो है दूसरा दिन प्रधानमंत्री को होगा जब रणनीतिक बातचीत होगी, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रम में वो ये दिखाते हैं कि किस तरह से भारत लगातार ईरान को तवज्जो देता रहा है। उस वक्त में भी जब ईरान पे कई तरह के प्रतिबंध थे, उस दौरान भी भारत और ईरान के संबंध कई स्तरों पे बने रहे और लगातार जो है भारत ईरान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाता रहा। अब व्यापारिक नजरिए से देखा जाए तो अब जिस तरह से ईरान की स्थिति अब वैश्विक नजरिए से बदली है, अब ईरान उस मायने में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हम चाहे कच्चे तेल के निर्यात की बात कर लें, आयात की बात कर लें, इसके अलावा हम बात कर लें जिस तरह से अब बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में भारत निवेश ईरान में कर रहा है, और ईरान भी इस समय ऐसी स्थिति में है जहां पे ईरान को निवेश की काफी जरूरत है। भट्टाचार्य साहब, इस पे आप अगर करना चाहें कुछ टिप्पणी जिस तरह प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा पे।
देखिए ये जो विजिट है तो बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट है, क्योंकि ईरान के साथ हमारे, जैसे आपने कहा कि बहुत काफ़ी पुराने रिश्ते हैं, और हमारी जो इस वक्त तो तेल के दाम कम है, पर तेल के दाम हर वक्त कम नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ईरान के साथ जब ईरान विश्व मार्केट में वापस आ रहा है, उसके बाद सारे सैंक्शन रिमूव होने वाले हैं, तो इस वक्त अगर हम उनके साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जिससे कि हमारी तेल की जो एक ऑयल सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, वो अगर सिक्योर कर सकते हैं हम, तो मेरे ख्याल से हमारे देश को एक स्ट्रैटेजिक मूव होगा। दूसरा बात यह है कि ईरान को अब सख्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और हमारे देश में एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की बहुत जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश को सारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सारे मेजर स्ट्रैटेजिक ऑयल इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट, आईटी कंपनीज जो हैं, सारे साथ के एक नया मार्केट खुल जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री का जो एक डिसीजन जो है कि एक नए देश के साथ, और अगर आप ग्लोबल जो जियो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं आप, उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा सिग्नल है। बिल्कुल। आप अगर देखें कि ओबामा साहब भी ईरान के साथ उन्होंने जिस तरह से एक नया रास्ता खोल दिया, बिल्कुल, वो उनका भी एक स्ट्रैटेजिक मूव था। अगर भारत इसी लिंक में जुड़ गया तो मेरे ख्याल से ये एक हर तरह से इसके अपॉर्चुनिटीज और इसके पॉसिबिलिटीज बिल्कुल काफी ज्यादा हैं। और अफगानिस्तान के साथ संबंधों की बात कर ले, ईरान के साथ संबंधों की बात कर ले, और चाबार पोर्ट की काफी चर्चा होती रही है, और ऐसे में जब चीन और पाकिस्तान जब इस तरह के वही मैं बात कर रहा था कि जियो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मूव है ये। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार हम आपको फिर से बताएं कि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तेहरान के एक गुरुद्वारे में, और अपने ये गंगा साहब गुरुद्वारा, यहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। उन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी दिखाई दे रहे हैं, और अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह से ईरान के साथ हमारे संबंध रहे हैं। और जिस तरह से अभी ए.के. भट्टाचार्य साहब बता रहे थे कि जिस तरह से वैश्विक राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से ईरान पे जो आर्थिक और तमाम तरह के प्रतिबंध लगे थे, वो जिस तरह से अब उठ रहे हैं, जिस तरह से उठने शुरू हुए हैं, आने वाले वक्त में भारत के लिए एक बड़ा बाजार होगा, और ऐसे में इस रिश्ते के कई आयाम होंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता तेहरान से सीधे जुड़ रहे हैं शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, किस तरह से इसे हम देख सकते हैं इन तस्वीरों को? अपने आप में तेहरान में एक गुरुद्वारा, वहां प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के पहले कार्यक्रम के तहत यहां पहुंचते हैं। हम जानते हैं कि ये जो गुरुद्वारा है भाई गंगा सिंह गुरुद्वारा, ये काफी मशहूर गुरुद्वारा है यहाँ का तेहरान का। और जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने कार्यकाल के दौरान ईरान दौरे पर आए थे, तो वो भी इस गुरुद्वारे में आए थे और यहाँ पर उन्होंने मत्था टेका था। दरअसल ये भारतीय जो समुदाय यहाँ पर रहते हैं, सिख समुदाय, उनसे ये मुलाकात का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनकी जो समस्याएं हैं वो कुशल क्षेम पूछ सकते हैं। ये एक संकेत है, जब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो है एयरपोर्ट से गुरुद्वारा पर गए हैं, और वहां पर जो भारतीय है, यहाँ के जो सिख भारतीय हैं, वो सिख समुदाय के लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री के 2 दिन का जो कार्यक्रम है यहाँ ईरान का, सबसे जो अहम जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई है वो है कि कल जो एक एग्रीमेंट होना है चाबार को लेकर, वो बहुत अहम है। हम जानते हैं कि जो इस ट्रांजिट कॉरिडोर की बात होती की जा रही है भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच, जिससे कि भारत को सेंट्रल एशिया के देशों तक जो पहुंच है व्यापार की, वो बहुत आसान हो जाएगी। उस पर सभी की निगाहें लगी होंगी। हम जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ईरान के सुप्रीम लीडर से भी होनी है, और ईरान के प्रेसिडेंट रूहानी के साथ उनकी बातचीत होनी है। बहुत ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट रूहानी आपस में बातचीत कर सकते हैं। इस दौरे के दौरान जो मुख्य फोकस है वो रीजनल कनेक्टिविटी का रहने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाबार पोर्ट पर प्रगति होनी है, और जो त्रिपक्षीय समझौता भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच होना है, जिससे ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो व्यापार है उसमें जो भारत की ईरान से जो व्यापार होता है या ईरान से भारत को जो निर्यात होता है, उसमें जो निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी।
जी बिल्कुल। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार दर्शकों को हम फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री जैसे ही तेहरान पहुंचे उसके बाद एयरपोर्ट से सीधे इस गुरुद्वारे, जिसका नाम गंगा सिंह गुरुद्वारा बताया जा रहा है, भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा, वहां पहुंचे हैं और वहां पे जो सिख समुदाय, भारतीय सिख समुदाय, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं ये अरदास चल रही है गुरुद्वारे में। शैलेंद्र, जिस तरह से अभी वैश्विक हालात बदले हैं, जिस तरह से ईरान के अपने आर्थिक हालात बदले हैं, ऐसे में दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है, चाहे भारत को ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से देखें या ईरान को निवेश के नजरिए से देखें। तो कैसे आप देख पा रहे हैं इसको, क्या वहां से प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, यहाँ पर जब हमने भारतीय जो मूल के लोग हैं उनसे बात की, वो जितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे से, उतने ही उत्साहित ईरान के लोग हैं। उन्हें ये लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा साझीदार साबित हो सकता है ऐसे समय में, जब हम जानते हैं कि सीमित तौर पर जो सैंक्शन है वो हटा लिए गए और उसके बाद ईरान तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। तो खुद जो प्रेसिडेंट रूहानी है उन्होंने कहा कि करीब 50 अरब डॉलर प्रतिवर्ष निवेश के लिए चाहिए, विदेशी निवेश चाहिए ईरान को आगे तेजी से विकास करने के लिए। तो ऐसे में भारत की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि ईरान ये चाहता है कि भारत जैसे देश न केवल उसके यहाँ से जो है कच्चे तेल या फिर गैस का आयात करें, बल्कि यहाँ की जो गैस तेल फील्ड है उसमें जो है अपनी साझेदारी भी करें, निवेश भी करें। हम जानते हैं कि ONGC जैसी कंपनियां भारत की हैं, एक बड़ा जो पर्याप्त की फील्ड है उसमें निवेश को लेकर बातचीत आगे बढ़ी थी, लेकिन बीच में काफी दिक्कतें आई थी। सैंक्शन के समय वो आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब तकरीबन जो है वो एक रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जो जब सैंक्शन लगे थे तब भारत उन चुनिंदा देशों था जो जहां ईरान से कच्चे तेल का आयात जारी था, हालांकि वो कम जरूर हुआ था, तो वो जो पेमेंट वो काफी, हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के पेमेंट बकाया है जो भारत को ईरान को देना है, उसकी पहली किस्त कल ही जारी की गई। ये एक संकेत है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जो तंत्र है जो ईरान के अंदर, उसका कुछ जो है सैंक्शन के वजह से रुक गया था। तो ऐसे में अब जब एक व्यवस्था बन रही है और एक रास्ते निकाले जा रहे हैं कि किस तरह से पेमेंट किया जाए, तो निश्चित तौर पर ईरान के लिहाज बहुत अहम है कि भारत न केवल IT, INS गैस और बुनियादी ढांचा क्षेत्र है, इन सब में सहयोग करे, बल्कि आतंक के मोर्चे पर जो भारत का रुख है, जो ईरान का रुख है, जो चुनौती है पूरे एशिया की, वो उसमें साझा राय रखते हैं। उस लिहाज से ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ भारत एक ऐसी इकोनॉमी बनना चाहता है जो गैस आधारित है। हम जानते हैं कि ईरान के गैस फील्ड में भारत निवेश बढ़ाना चाहता है, IT के लिए बहुत कुछ अवसर है यहाँ पर, तो भारत जरूर चाहता है ईरान के साथ उसके संबंध जो है और मजबूत हो, जिससे एशिया से उसे जो साझेदार ईरान के रूप में मिला है उसके साथ उसकी संबंध और आगे जाए, जिससे और जो बाजार है अफगानिस्तान, ईरान और जो भारत के बीच जो ट्रांजिट कॉरिडोर बन रहा है, इसके जरिए जो और बहुत सारे देश है मध्य एशिया के, वहां तक भारत की बहुत मजबूत हो। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए भी और ईरान के लिए भी दोनों की एक दूसरे से जो साझेदारी से जो दोस्ती है वो बहुत फायदेमंद हो सकती है। जी शैलेंद्र, आप बने रहे। हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा शुरू हो चुकी है और सीधे अब जब प्रधानमंत्री तेहरान पहुंचे उसके बाद भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे हैं और ये तस्वीरें सीधे आप वहीं से देख रहे हैं। शैलेंद्र, अगर हम तमाम व्यापारिक बातें और तमाम जो कूटनीतिक बातों से अलग अगर इस पूरे यात्रा को देखना चाहें, जिस तरह के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और भारत उस समय ईरान के साथ भी खड़ा रहा है जब पूरी दुनिया से तमाम तरह के प्रतिबंध रहे थे ईरान पे, इस नजरिए से ईरान कैसे भारत को देख रहा है आज? देखिए वो भी अगर आप ईरान में देखें तो ईरान में भारत के लोगों को काफी जो है सद्भाव के नजरिए से, काफी अलग नजरिए से देखा जाता है। आप जानते हैं कि 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक सांस्कृतिक जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत और ईरान के संबंधों के जो तमाम जो सांस्कृतिक समानताएं हैं, जो सितार वादन है, वो सब जो है उसका आयोजन वहाँ पर किया गया है। कोशिश ये है कि पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट हो भारत और ईरान के बीच, उसको बढ़ावा देने के लिए कोशिशें होंगी। प्रयास ये भारतीय अधिकारियों की तरफ से और ईरानी अधिकारियों की तरफ से जो लगातार जो बैठकें होती हैं उसमें ये कोशिश की जा रही है ईरान के बारे में और भारत के बारे में एक
दूसरे जो लोग हैं, भारत के लोग या ईरान के लोग, वो ज्यादा से ज्यादा जान सकें। भारतीय दूतावास अपनी तरफ से इस बात को लेकर प्रयास करता रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि धीरे धीरे भारत एक बहुत बड़े पर्यटक स्थल रूप में भी उभर रहा है। जहां तक ईरानी पर्यटकों का सवाल है, भारत उनके लिए बहुत पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। कहा जा रहा है कि तकरीबन कम से कम 30,000 पर्यटक ईरान से हर वर्ष भारत आते हैं। बड़ी संख्या में छात्र भी, ईरानी छात्र भारत पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो ऐसे में वो जो पुराने जो संबंध हमारे सांस्कृतिक हैं वो तो है ही, आगे भी जो है ईरान खासतौर पर ये चाहता है कि ईरान के काफी लोग भारत आना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, पर्यटन के लिए। तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक संबंध हमारे बहुत पुराने रहे हैं। देखें तो कई समानताएं रही हैं ईरान और भारत के बीच। वो भी जी बिल्कुल। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य साहब लगातार मौजूद है। भट्टाचार्य साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज दोनों देश ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, कैसे इसे हम समझ सकते हैं? देखिए, हमारे देश, जैसे आपने कहा कि एक ऊर्जा सिक्योरिटी की जरूरत है। जो 70% कच्चा तेल बाहर से आते हैं और हम जो खरीदते हैं इस वक्त स्पॉट मार्केट से खरीदते हैं। एक जमाना ऐसा था जब ईरान वैश्विक बाजार में तेल बेचता था और हम उनसे लॉन्ग टर्म स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, जिससे कि जो दाम जो थी वो जो हर दिन की जो फ्लक्चुएशन से उससे हम बच जाते थे। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम अपना एक ऑयल रिजर्व बनाए। हैदराबाद में हमने ऑलरेडी एक बना लिया हमने, और एक बनाएंगे हम उड़ीसा में। नाउ और अब जब इस वक्त जब तेल के दाम कम है तो ये मौका है इस बार कि हम उनसे एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लें। करने के बाद उसी से एक हम अपनी जो ऑयल सिक्योरिटी को है स्ट्रेंथन कर लें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त जो वेस्ट एशिया जो है, हमारे वेस्ट एशिया में, आप गल्फ में काफी एक मंदी सी नजर आ रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम हो गई है क्योंकि तेल के दाम गिर गए हैं। और काफी हमारी जो रेमिटेंसेस जो हैं वो गल्फ से, जो हमारी देश की जो $70 बिलियन की रेमिटेंस जो हैं वो $35 बिलियन गल्फ से आती हैं। वो आस्ते आस्ते कम होने की नजर आ रही हैं। और इसका एक जो इम्प्लीकेशन जो है वो हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट के लिए बहुत सीरियस है। तो मुझे लग रहा है ये कि अगर वेस्ट एशिया की जो कमी है वो कितनी दूर तक, कितनी एक्सटेंट तक ईरान पूरी कर सके, क्योंकि ईरान में एक बहुत सख्त जरूरत है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की, इन्वेस्टमेंट्स की, बिल्डिंग्स की, प्रोजेक्ट्स की। तो जो लोग अब वेस्ट एशिया से वापस आ रहे हैं यहाँ पे, शायद उनकी एक अलग एक ऑप्शंस खुल गई हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से एट द पीपल्स लेवल, द वर्कर्स लेवल, इंडस्ट्री लेवल, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। और ये अगर हमारी सरकार इस तरह से एक्सप्लॉइट कर सके, ये बहुत बड़ी चीज होगी। तीसरी बात है कि चाबहार पोर्ट का अगर कोई एक सोल्यूशन निकल जाए, मेरे ख्याल से हम एक जियो स्ट्रैटेजिक एक एडवांटेज पोजीशन में आ जाएंगे, जिससे कि हम हमारी जो तेल और हमारी जो बहुत चीजों की जो वहां से लाने की जो असुविधा होती है इस वक्त, बिल्कुल वो हम और भी सुविधा होगी। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे तेहरान के भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा से, और प्रधानमंत्री अपने ईरान यात्रा के पहले कार्यक्रम के तहत यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं गुरुद्वारा में अरदास की पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद पूरा धार्मिक की प्रक्रिया चल रही है। और उम्मीदें काफी ज्यादा जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री के इस 2 दिनी दौरे में शामिल हैं इसके बाद? जी, हम जानते हैं कि कल से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है ईरान के प्रेसिडेंट के साथ, और जो है ईरान के जो सर्वश्रेष्ठ नेता है उनके साथ जो है अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। इसके साथ ही साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता है वो होनी है। और शैलेंद्र, आप रुक जाए, प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं। पहली बार ईरान आया था, लेकिन मेरे कार्यक्रम की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहब के सामने सर झुका करके हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने
हमारी इस महान परंपराओं के लिए हमारी नई पीढ़ी को संस्कारित करने की दृष्टि से इस परंपरा को जिस प्रकार से निभाया है, कैसे कैसे कठिन दौर गए हैं हम सब जानते हैं। अब कुछ ही परिवार यहां बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों की विशेषता रही है भारतवासियों की, विश्व के सब लोगों को हम अपने बना लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है, उस संस्कारों से पले बड़े हैं। और इसलिए लोगों के लिए हर किसी के साथ अनुकूलता के साथ जीना बड़ा सहज होता है। हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी के 350 वर्ष मनाने का सौभाग्य मिलने वाला है। भारत सरकार स्वयं देश और दुनिया में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती को बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां कर रही हैं। और हमारी नई पीढ़ी को हमारे सभी गुरुओं का बलिदान कैसा था, गुरु ग्रंथ साहब का संदेश क्या है, ये हमारी नई पीढ़ी जाने, उसके लिए भरसक प्रयास होगा। मेरे यहां आने से पहले कुछ सुझाव मुझे आप लोगों की तरफ से मिले हैं। आपकी इन बातों को मैंने गौर से देखा है और मुझे विश्वास है कि यही तरीका होता है रास्ते खोजने का। बातचीत के माध्यम से रास्ते खोजे जाते हैं और उस प्रयास को हम भी निरंतर बरकरार रखेंगे। आपने सरोपा देकर के मुझे आशीर्वाद दिए, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। और आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला। मैं प्रबंधक कमेटी का भी बड़ा आभारी हूं कि मुझे ये अवसर दिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर के मानव कल्याण के कामों को और गति दें और शक्ति दें। धन्यवाद। तो आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, सीधी तस्वीरें देख रहे थे तेहरान से, जहां प्रधानमंत्री अपनी 2 दिन की यात्रा के पहले कार्यक्रम के तहत भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे थे और वहां पे तमाम धार्मिक कार्यक्रमों उन्होंने भागीदारी की। और अपने संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि उनकी इस यात्रा की शुरुआत हो रही है गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सर झुकाकर। और उन्होंने जो एक बात जो लगातार कहते रहे कि पूरा विश्व जिस तरह से भारत उन्हें अपना परिवार मानता है, उसी की एक वानगी भी ये है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं भारत में गुरु गोविंद सिंह उनकी 350वीं जयंती के उनके उपलक्ष्य में। और उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि जो मानव कल्याण के कार्य जो भारतीय पूरी दुनिया में कर रहे हैं उसे वो आगे बढ़ाते रहें। फिलहाल हमारे इस खास प्रसारण में इतना ही, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे भट्टाचार्य साहब आपका, तजाबुल हक साहब आपका कार्यक्रम में भागीदारी के लिए। और हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।